देश की शीर्ष अदालत ने एक बार फिर दोहराया कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार तय किया जाएगा। यह 1957 से देश के कानून है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई न करने का मन बनाया, लेकिन बाद में कहा कि वो मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की याचिका को भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ा। इस पर कोर्ट में सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। 2 वकीलों ने सोमवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को अलग अलग पत्र लिखकर शीर्ष अदालत के फैसले के बारे में निंदात्मक बयानों के लिए राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को लेकर उनकी सहमति मांगी है। 2 वकीलों विनीत जिंदल और शशांक शेखर झा के शीर्ष विधि अधिकारी से पूर्व कानून मंत्री सिब्बल के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया गया निंदात्मक भाषण न केवल उच्चतम न्यायालय और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ है, बल्कि उच्चतम न्यायालय और उसके न्यायाधीशों दोनों के अधिकारों को बदनाम करके शीर्ष अदालत की गरिमा और स्वतंत्र प्रकृति को कमजोर करने की प्रक्रिया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन जल्द ही टूट सकता है। जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड वैकल्पिक सरकार बनाने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के नेताओं को बिहार के घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी न करने को कहा है। खबरें है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। संसद के मानसून सत्र के निर्धारित समय से 4 दिन पहले समाप्त हुआ है और दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की 16 बैठकें हुई। निचले सदन में 44 घंटे में अधिक कामकाज हुआ। गतिरोध के चलते मानसून सत्र की उत्पादकता 48% से अधिक रही। सत्र के दौरान 6 विधेयक पेश किए गए, जबकि 7 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर गतिरोध के कारण कामकाज के 47 घंटे बर्बाद हुए। वहीं 5 सरकारी विधेयकों को ही पारित किया जा सका। 18 जुलाई को शुरू हुए इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई। इस दौरान 38 घंटे से अधिक काम हुआ। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के समारोह के मौके पर देश भर में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा करीब 60,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये महोत्सव दुनिया भर में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी मंत्रालयों, व्यापारियों, उद्योग कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम, भारत के वर्तमान स्वरूप से संबंधित विचारों और उपलब्धियों को दर्शाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आजादी का अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि पर एक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है स्वराज्यम की ओर सुराज्यम। उन्होंने ट्वीट कर इसे पढ़ने का आग्रह भी किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली JEE मेंस परीक्षा में करीब 24 परीक्षार्थियों ने पूरे 100 अंक हासिल किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने JEE मेंस के 2 सत्रों का पूर्ण परिणाम घोषित कर दिया है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का रविवार को समापन हो गया। रंगारंग समापन समारोह बर्मिंघम शहर के अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया गया। और बात अब करेंगे, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूसरे चरण राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और अब यह परीक्षा 20 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। पहले इसे 12 से 14 अगस्त के बीच आयोजित किया जाना था। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी।
और अमृता, आगे की खबर की बात करें तो अगली खबर मुझे लगता है बर्मिंघम से है। जी हाँ, बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स का रविवार को समापन हो गया। रंगारंग कार्यक्रम समारोह बर्मिंघम शहर के अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ और यहाँ पर हुए गेम्स में 11 दिनों तक जो चले, जिसमें 72 देशों के 5000 से ज्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और वो प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहा। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने प्रजातंत्र के 75वें वार्षिक उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ओडिशा को जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ऐसा प्रतिनिधित्व इससे पहले कभी नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में श्री लिंगराज मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कटक के ओडिया बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान का दौरा भी किया। पात्रा चौल घोटाले से जुड़ी अनियमितता में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राजभवन में मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से ही दोनों नेता 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल के तौर पर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 9 अगस्त को रेडियो जयघोष लॉन्च करेंगे। राज्य का संस्कृति विभाग लोक कला, प्रदर्शन कला, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो चैनल शुरू कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज पडेरू में होने वाले विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केरल की पिनराई विजयन सरकार की ओर से जारी केरल लोकायुक्त अध्यादेश सहित कई अध्यादेशों की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही है। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ऐसे माध्यमों से शासन करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। खान ने कहा कि वो अध्यादेशों पर विचार किए बिना उनकी अवधि नहीं बढ़ाएंगे। कानपुर की एक अदालत ने योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा उन पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सजा 31 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सुनाई गई है। तेलंगाना में कांग्रेस विधायक के राजगोपाल रेड्डी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मुनुगोड़ी सीट से विधायक रेड्डी ने विधानसभा अध्यक्ष पीएस रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंपा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 2 गांव में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है और कुछ मकानों को खाली कराना पड़ा है। चंबा जिले आपात अभियान केंद्र के मुताबिक बीती रात भडोगा और खंडवा गांवों में अचानक भारी बारिश हुई। इससे खंडवा में शालेई खंडवा नाले पर बने पीडब्ल्यूडी के पुल को नुकसान पहुंचा। पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा होने के कारण पास के गुलेल गांव में 5 मकानों को खाली करा लिया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में तेज बारिश के आसार हैं। तापमान 23 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। तो वहीं पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलोंग, कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश के आसार है। तापमान 19 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एफबीआई उनकी मार ए लागो संपत्ति की तलाशी ले रही है।
ट्रंप ने कहा है कि संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ काम करने और सहयोग करने के बाद उनके घर पर ये अघोषित छापा आवश्यक या उचित नहीं था। आपको बता दें कि एफबीआई उन बक्सों और सामान की तलाशी कर रहा है जो कि राष्ट्रपति पद के समापन के बाद मार-ए-लागो में ले जाया गया था। ताइवान की सीमा के पास चीन का 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास रविवार को खत्म होना था, लेकिन उन्होंने सोमवार को भी इसे जारी रखा। चीन ने सोमवार को ताइवान स्ट्रेट के समुद्र और हवाई क्षेत्र में नए सेनाभ्यास की घोषणा की। चीनी सेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा कि वो ताइवान द्वीप के पास अपना अभ्यास जारी रखेगी और उसका जोर पनडुब्बी रोधी कार्रवाई और हवा से पोत पर हमला करने पर है। गाजा में इजरायल और फलस्तीन आतंकवादियों के बीच करीब 3 दिनों से जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए एक नाजुक संघर्ष विराम समझौता सोमवार को हुआ। इसके बाद यहां फिलहाल हिंसा खत्म हो गई है। मिस्र की मध्यस्थता के बाद रात करीब 11:30 बजे युद्ध विराम लागू हुआ। इजरायल और हमास के बीच पिछले साल 11 दिन चली लड़ाई के बाद इजरायल और गाजा उग्रवादियों के बीच ये सबसे खराब संघर्ष था। बांग्लादेश ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान उनसे रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार वापसी में मदद का अनुरोध किया है, जबकि वांग यी ने यहां बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेहतर व्यापार संबंधों, निवेश और समर्थन का वादा किया है। चीन ने म्यांमार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल नवंबर 2017 के समझौतों के लिए किया था। ये अगस्त 2017 में म्यांमार में उत्पीड़न के चलते देश छोड़ने वाले करीब 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को बांग्लादेश से वापस करने से संबंधित है। दक्षिणी चीन के हिनान प्रांत में कोविड-19 के 259 नए मामले सामने आने के बाद से महामारी से जुड़ी पाबंदियों के चलते करीब 80,000 पर्यटक फंस गए। उधर प्रांतीय राजधानी में स्कूल की छुट्टियों के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सोमवार को निवासियों का 13 घंटे तक घरों से निकलना रोक दिया गया। हैको शहर में सुबह 7 से 8 बजे तक अस्थायी लॉकडाउन और सानिया शहर में शनिवार से ही लॉकडाउन लगा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लिए रावलपिंडी जिले को सर्वाधिक संवेदनशील करार दिया है। खबरों की माने तो पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने लाहौर जिले को भी सबसे संवेदनशील घोषित किया है। हालात पर काबू पाने के लिए जिले में 1000 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। जिले भर में डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या 91 पहुंच गई है, जिनमें से 29 मरीजों में डेंगू वायरस पाया गया है।